और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जुड़ चुके हैं। हरदीप पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हरदीप पुरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरदीप पुरी जी, आज 15 अगस्त के जोश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है। किस तरह से एड्रेस करेंगे सर? देखिए, इस समय पूरा देश एक आजादी के 76 साल पूरे होना ही नहीं, आज देश एक और सेलिब्रेशन में मग्न है। वो है सेलिब्रेशन हमारा कॉन्फिडेंस इन आवर फ्यूचर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हम आने वाले एक दो साल में आने वाले एक दो वर्ष में हम 5वें स्थान से विश्व भर में तीसरी स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। जी, और आज उन्होंने अपने भाषण में देश को संबोधित करते समय कई ऐसी नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम 17 सितंबर को जब हम विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे तो 1315,000 करोड़ रुपया हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए जो अपने हाथ से काम करते हैं, मैन्युअली काम करते हैं, जो हैं तरखान हो, गोल्ड स्मिथ्स हो, कपड़े धोने का काम करते हो, बार्बर्स हो, उनकी सहायता के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो जन औषधि केंद्र हैं, इस समय कोई 10,000 है, उसको 10,000 से बढ़ा के 20-25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, दीदी, उनको लखपति बनाया जाएगा। और जो लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जिनको लोन्स लेने हैं, हम उनके लिए कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत उनकी भी मदद करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो 9 साल के विकास के आंकड़े हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। बड़े विश्वास के साथ, बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि जब दुनिया भर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद भी हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 6-6.5% रही है। और आने वाले समय में और भी आगे चल के हम 5वें स्थान से तीसरे स्थान पे आएंगे। और आने वाले कुछ सालों में 2047 से पहले जो उनका संकल्प है, भारत एक विकसित देश होगा। बिल्कुल, ये संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया है हरदीप जी कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। इस राह को आप किस तरह से देख रहे हैं, 2047 तक की ये यात्रा? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जाता है, कई ऐसी बातें कही जाती हैं, आप लोगों पर कई आरोप लगाए जाते हैं कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन इसी बीच ये रास्ता 2047 तक का, इसको आप किस तरह से तय करेंगे? क्या चुनौतियां इस बीच आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनौतियां तो आएंगी, चैलेंजेस जिसको आप कहेंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे जो हमारे देश के अंदर चैलेंजेस होते हैं। उसमें एक तो चैलेंज है कि हमारे कई लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको मैच्योर पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की समझ बहुत कम है। देखिए, आपको विकास के लिए आपको हमारी जनता तक, खास करके उन जो हमारे दूषित, वंचित, जो ओबीसी, जो इकोनॉमिक प्रोसेस से बाहर रहे। देखिए, लाखों लोग, मिलियंस हैव बीन टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी, बट अभी भी लोग हैं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हैं।
तो उनको कैसे उनकी सहायता की जाए। एक तरीका है माननीय प्रधानमंत्री जी का, महामारी के दौरान हमारे पास दो चॉइसेस थी। एक तो जैसे विकसित देशों ने किया, खूब सारा पैसा डाला स्टिमुलस में, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गई। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का तरीका और उनका सिस्टम था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ और लोगों को उनको विकास का जो लाभ है उन तक पहुंचे। तो आज उसमें हमें फायदा यह है कि हमारा ग्रोथ रेट 6-6.5% पे है। कुछ और चुनौतियां हैं क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 50% जो है 50% एक्सटर्नल सेक्टर में है। तो मान लीजिए अगर बाहरले देशों में यूरोप और अमेरिका या कहीं और मंदी आती है और वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ता है। पर इस समय मैं आपसे, मेरी जो समझ है, मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, हमने जो सबसे मुश्किल समय था महामारी का उसमें भी नेविगेट कर लिया और आने वाले समय में हमें उसकी सहायता मिलेगी और आने वाले समय में हम अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे स्थान पे बहुत जल्दी पहुंचेगी। और उसके बाद अभी तो सारी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं 2040 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो $26 ट्रिलियन की होगी, जितनी अमेरिका की अभी है। तो अगले 5 साल बहुत जरूरी है। इस जो मोमेंटम ऑफ ग्रोथ हमें मिला है पिछले 9 साल में, उसको कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि अगले साल जब मैं आपको लाल किले से एड्रेस करूंगा, तो इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको बेसिक आंकड़े जो उन्होंने 9 साल में दिखाए हैं उसकी कॉन्फिडेंस के साथ वो कह सकते हैं। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है और बिल्कुल इसमें कोई हरदीप मेक जी, बिलीव इसी पर नहीं मैं है। आना चाहूंगी प्रधानमंत्री क्योंकि जी आज जब भी लाल कोई किले की बात प्राचीर करते हैं से तो बड़ी सोच प्रधानमंत्री समझ के, तैयारी के साथ और उसके इम्प्लीमेंटेशन में विश्वास रखें। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा और उसको मैं 2024 के चुनाव से जोड़कर आपसे सवाल करूंगी कि आप इस संबोधन को कितना असर देखेंगे 2024 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ललकार का। और इसी बीच आप जो कह रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है, इसको अहंकार कह रहे हैं विपक्षी, आप कह रहे हैं ये आत्मविश्वास है। लेकिन 2024 में जनता इस विश्वास और अहंकार के बीच आप किस तरह से जनता की भूमिका को देख रहे हैं? देखिए, अहंकार तो एक तरफ रहा। अभी तक जो भी मोदी जी ने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। आज भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, देखिए एक बड़ी छोटी सी चीज है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का मतलब है कि जो हम पेट्रोल में मिक्सिंग करते हैं एथेनॉल से, या और मैं एथेनॉल का उदाहरण देता हूं। जब पिछली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि वो 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाहेंगे 10 हमारे राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। देखिए उस समय मैं इस स्कीम के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं ब्राजील में राजदूत था और पूरी इन्होंने दम लगा लिया। 5% का टारगेट था और हमने 2014 में केवल 1.4% तक पहुंच पाए थे। ये उनका क्लेम था, 5% था और 1.4 तक पहुंच गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये सिस्टम की दायित्व संभाला दिल्ली में मई 2014 में, हमने एक टारगेट बनाया कि हम 10% ब्लेंडिंग नवंबर 2022 तक कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नवंबर 2022 के 5 महीने पहले हमने 10% का टारगेट अचीव कर लिया था। इससे हमें जो इंपोर्ट बिल है उसमें 41,000 करोड़ की बचत हुई, 41,000 करोड़ की। और हमने ये कहा था कि जो हमारा 20% का टारगेट है जो 2030 का था, वो हम 5 साल पहले 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे जी। कहां कांग्रेस और यूपीए के टारगेट और कहां हमारे टारगेट। हमने एम्बिशियस टारगेट्स रखे पर वो एम्बिशियस टारगेट भी हमने टाइम से पहले कर लिए।
जो 10% ब्लेंडिंग का टारगेट था 5 महीने पहले कर लिया, और जो 20% का है हम 5 साल पहले कर लेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम 41,000 करोड़ की बचत करते हैं इंपोर्ट बिल पे, उसी कारण हम अपने किसानों को 42,000 करोड़ हम दे पाते हैं। तो ये मैं आपको कई एरियाज में जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी टारगेट्स थे, हम टारगेट से कई आगे चले गए। मैं स्वनिधि योजना के बारे में बताता हूं। जब ये 2022 में शुरू हुई तो जून के महीने में 2-3 महीने के अंदर ही रोल आउट हो गई और पहले लोन्स दिए गए। हमारा टारगेट था 42 लाख जो हमारे रेडी पटरी के पे व्यापार करते हैं, रोज कर्जा लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे। हमने ऑलरेडी 42 में से 38 लाख को लोन्स दे दिए हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। और हम 42 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस टारगेट को इंटरनली हम 50 लाख तक ले गए हैं। इक्वली आप प्रधानमंत्री आवास योजना की देख लीजिए, ओरिजिनल डिमांड असेसमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 1 करोड़ थी, डिमांड असेसमेंट बढ़ी, हमने उसको अपना टारगेट बढ़ा लिया। 1 करोड़ 9 लाख आवास ऑलरेडी ग्राउंड हो चुके हैं, जिसमें 75 लाख लाभार्थियों को दे चुके हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद उनको 9 साल यहां हो गए, 12 साल वहां थे, 9 साल यहां हो गए। जब भी वो कुछ कहते हैं पूरी तैयारी करके और सोच समझ के और इम्प्लीमेंटेशन पे टोटल कंट्रोल रख के तब बात करते हैं। बिल्कुल हरदीप जी, आप कह रहे हैं कि तमाम जो टारगेट्स रखे गए हैं उन टारगेट्स को पूरा किया गया है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा टारगेट रख दिया है और वो टारगेट इंडिया के रूप में रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब उन्होंने जो नाम रखा है आप उसके बारे कर रहे हैं, वो इंडिया नाम नहीं है, वो I_N_D_I_A, ये तो इम्पोस्टर्स हैं, ये तो किसी और से नाम लेके इसको तो प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो इसके बारे सही लोगों ने कहा इंडिया नहीं है, घमंडिया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें 3 चीजों से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से और तुष्टीकरण से। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में हमारे जो मित्र लोग हैं विपक्ष में, हमारे विरोध में, उनको इन 3 चीजों से डील करना पड़ेगा। ज्यादातर दल ऐसे ही है जो परिवारवाद में फंसे हुए हैं, और भ्रष्टाचार के बारे तो इनकी डॉक्यूमेंटेड है इनका इतिहास। हरदीप जी, चूंकि आप एक पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं भारत की जो तस्वीर है आगे आने वाले समय में विश्व में किस तरह से बदलेगी, किस रूप में बदलेगी? मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी ट्रांजिशन हुई है सिविल सर्वेंट से राजनीति पॉलिटिक्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी एक फॉरेन टूर पे गए थे जी। और मैं बात कर रहा हूं, अभी अमेरिका तक मैं पहुंचा नहीं हूं। जब वो साउथ पैसिफिक में उतरे, मुझे याद शायद पोर्ट मॉरिसबी में, तो उनके वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उन्हें हवाई अड्डे पे रिसीव किया, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर वन मैन, पर किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश को प्रधानमंत्री को इस तरीके से रिसीव करता है, वो भारत के लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि यू केम फ्रॉम अस, दैट मीन्स आप भी ग्लोबल साउथ से आए हो। आज आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हो, आज आप G7 के साथ एक डायलॉग करने गए हो। आप इसको कंपेयर करिए, जब मैं सिविल सर्वेंट था 1989 में नॉन अलाइंड समिट हुई, 9th समिट, वहां पे राजीव गांधी जी के समय क्या हुआ कि हम एक ग्रुप बनाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज का, इंडिया, युगोस्लाविया, इजिप्ट, वेनेजुएला, जो इकट्ठा मिलके विकसित देशों से बात करेगा। सिर्फ बात करने के लिए आपने ग्रुप बनाया G15। कहा वो 1989 में राजीव गांधी जी का समय था, और कब आज आप G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं।
G20 के अंदर विकसित देश है ज्यादा, और आप G7 पे यू आर टॉकिंग एज एन इक्वल, और आप क्या बात कर रहे हैं? टुडे यू आर गोइंग टू बी द अमंग्स द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसको छोड़िए, पोर्ट मोरेस्बी में आप वो गए, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके में सिडनी में उनका स्वागत हुआ, उनको किसी उनके प्रधानमंत्री ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी यू आर द बॉस। अरे वहां पे मिल गए उनको हिरोशिमा में प्रेसिडेंट बाइडन ने क्या कहा उनको? he said I am getting, you are putting me in trouble because I am getting so many requests for people wanting to attend the dinner I am hosting in your honor. That is your popularity. मुद्दों को लेकर, और मैं बताता हूँ, अमेरिका के ट्रिप पे आप देखिए क्या उनका स्वागत हुआ। मैं समझता हूँ 2-3 जी हरदीप जी, हर गरीब को घर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है, संकल्प भी है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कब तक पूरा होगा ये सपना? और सिर्फ संकल्पशील नजर नहीं आ रहे हैं, वो है जी। देखिए सपना जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे होता है, संकल्प जो होता है आप कमिटमेंट कर लेते हैं। पर इन्होंने ज्यादा किया, इन्होंने 14 करोड़ शौचालय बना दिए हैं, इन्होंने 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दे दिए हैं, इन्होंने 9 करोड़ 60 लाख वो दे दिए। आप देखिए हमारा मेट्रो सिस्टम, क्योंकि मैं एक दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था तो इंडिया में मेट्रो लाइन कोई 240 किलोमीटर थी। सोनल जी, आज मेट्रो लाइन कोई 870 किलोमीटर है और 1040 किलोमीटर और बन रही है। हम दुनिया में दूसरे स्थान पे होंगे चीन के बाद। हमारी मेट्रो जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे होगा। तो आप सिर्फ सपने की और संकल्प की नहीं बात कर रहे, आपने तो इम्प्लीमेंटेशन की डेमोन्स्ट्रेशन की है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, जब उन्होंने कहा है दैट वी आर बिकमिंग अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। मैं अभी था रिसेंटली एक मीटिंग में गोवा में, तो वहां पे एक अफ्रीकन देश की मंत्री मैडम आई थी। उन्होंने कहा आप हमारे अपने इंडस्ट्री वालों को हमारे यहाँ भेजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप बायोफ्यूल्स पे क्या काम कर रहे हैं। देखिए ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रोग्रेस है। ठीक है हरदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हमारे साथ जुड़े थे, स्वतंत्रता दिवस को लेकर संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने सपनों को लेकर संकल्पशील हैं, उस पर उन्होंने अपनी बात कही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे।